गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है इसमें हम वेरियस करंट अफेयर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला आज का जो करंट अफेयर है वो है इंडिया टू लॉन्च 5G सर्विसेज। इंडिया जो है लॉन्च करने जा रहा है 5G सर्विसेज। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया ने 1 अक्टूबर से जो है ये जो सर्विसेज जो हैं इनको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ होती है ये थोड़ी पहले आ जाती है, तो उस तरीके से बताया गया मेरे को आपसे, क्योंकि जो क्लास जो है वो आपके पास पहुंचेगी वो कुछ दिनों बाद पहुंचती है। ठीक है, तो उस वजह से जब तक ये क्लास आपके पास पहुंचेगी तब तक ये जो है ये जो सर्विसेज जो है 5G की वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी होंगी। तो न्यूज़ है हमारी कि इंडिया टू लॉन्च 5G सर्विसेज। तो हुआ क्या है कि 1 अक्टूबर 2022 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो है 5G सर्विसेज जो है इंडिया में उसको लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले इसकी जो बात की गई थी कि इसको लॉन्च किया जाएगा या इस तरीके की 5G सर्विसेज जो है वो इंडिया में लाई जाएंगी, वो जो बात कही गई थी 5 साल पहले आज ही के दिन, मतलब इसी दिन को जिस दिन लॉन्च होता है 1 अक्टूबर 2022 को ये बात कही जाती है कि आज से 5 साल बाद जो है हम जो है इसको लॉन्च करेंगे, 5G सर्विसेज को इंडिया में आ जाएंगी, ऐसा कहा गया था। तो 2017 में पहली बार इसकी बात होती है कि 5 साल 1 अक्टूबर 2022 के 5 साल पहले जो है ये बात की जाती है कि इंडिया में जो 5G सर्विसेज है उसको लाया जाएगा। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कहते हैं बहुत सी जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको बुलाया गया था, जैसे एकेडमिक्स हो गए, इंडस्ट्री हो गई, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स हो गए। तो उनको कहा गया था कि आप जो है एक रोड मैप बनाओ कि जो इंडिया है उसमें किस तरीके से जो 5G सर्विसेज जो है उनको लाया जाए। उसके अलावा पिछली बार जब हमने 4G सर्विसेज जो थी उसको लॉन्च किया था इंडिया में, तब ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जो 4G सर्विसेज थी वो ग्लोबल जो आपके मेजर्स हैं उनके साथ जो है वो तालमेल नहीं बैठाती थी। उस वजह से उन्होंने इस बार जो है ये जो आपके एकेडमिक्स से जो लोगों को बुलाया गया था या फिर इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया था या फिर गवर्नमेंट और जो रेगुलेटर्स जो थे इनको बुलाया गया था, तो इनको सख्त हिदायत इस बात की दी गई थी कि आप लोग जो हैं जो ये 5G हम लेके आए वो ग्लोबल जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मैच होता हो। ठीक है, तो ये बात उनको पहले से बताई गई थी। ये सारी बातें होती है 2017 में। फिर 2019 में आके क्या होता है कि ये जो आपकी तराई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको एलोकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्पेक्ट्रम्स एलोकेट करने का मतलब ये होता है कि जब भी ये आपका ये टेलीकम्युनिकेशन होते हैं ना, तो इसमें ये ब्रॉडबैंड आपने सुना होगा, तो ये जो बैंड्स होते हैं ना ये अलग अलग मतलब एक ही स्पेक्ट्रम में आते हैं, बहुत मल्टीपल बैंड्स होते हैं उसमें। तो उनको जो है अलग अलग कंपनीज जो है उनको बांटना होता है ताकि वो अपने अपने बैंड के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको देखे या फिर उसके अकॉर्डिंग, मतलब जब कंपनीज को ये बैंड जो है ये एलोकेट हो जाते हैं तब कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है या अपनी जो इक्विपमेंट्स है उसको बनाना शुरू कर देती है। तो ये 2019 में काम शुरू हो गया तराई के द्वारा। ठीक है, तो मान लो आपसे कभी पूछ लिया जाए, ये वैसे स्टैटिक पोर्शन है ये आपका तराई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका बेसिकली काम यही होता है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन को देखना। तो इन्होंने स्पेक्ट्रम जो है लोकेट करना शुरू कर दिया 2022 अगस्त। ठीक है, पिछले महीने। तो आते आते ये क्या हुआ कि ये जो है सारी जो इसकी जो ऑक्शनिंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई। उसी के साथ जो सबसे ज्यादा जो खरीदे हैं जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा जो पैसे लगाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले या सबसे ज्यादा बड़ा जो स्पेक्ट्रम जो खरीदा है वो खरीदने वाली है जियो के बाद देन आता आपका एयरटेल, देन उसके बाद वोडाफोन और उसके बाद अडानी जो है उन्होंने भी कुछ ये जो आपका टेलीकॉम सर्विसेज है उसके जो शेयर्स जो है कुछ अडानी ग्रुप ने भी खरीदे हैं। उसके बाद आते हैं हमारा जो थोड़ा सा आपका स्टैटिक पार्ट है, क्योंकि आपको अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है रिसेंटली लॉन्च हुई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंट के एग्जाम्स में इसके ऊपर जो है आपको सवाल जो है इसके स्टैटिक पार्ट के ऊपर जो सवाल है आपसे वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G में बेसिकली 3 तरीके के बैंड्स होते हैं। ठीक है, एक लो बैंड, देन मिड बैंड, देन हाई बैंड। ठीक है, लो बैंड जो होता है वो बिलो 1 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर वर्क करता है, उसको लो बैंड कहते हैं। अगर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक की होगी तो उसको मिड बैंड कहा जाएगा। अगर ग्रेटर देन 24 गीगाहर्ट्ज होगी तो उसको हाई बैंड कहा जाएगा।
उसके अलावा ये सर्विसेज जो है अब जैसे हमने 1 अक्टूबर से तो 1 अक्टूबर 2022 से ये 5G है जो है इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो है अभी सिर्फ जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया, यहीं पे इनको अभी लॉन्च किया जाएगा। धीरे धीरे क्या किया जाएगा 2023 तक आते आते इसको जो है बाकी जो रूरल एरिया है वहां पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और 2035 तक आते आते ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो है जो ऐसे एरियाज जहां पे बिल्कुल भी जो है नेटवर्क अभी भी नहीं आता है, तो हमारा टारगेट मेन जो है इंडियन गवर्नमेंट का वो ये है कि 2035 तक आते आते देश के हर कोने में, हर कोने का मतलब है जहां पे सर्विसेज जो है उनको नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसे कोनों पे भी ये जो है आपकी 5G टेक्नोलॉजी जो है या 5G की जो रेंज है उसको पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो एक बार जो टारगेट्स है उन पे दोबारा ध्यान दे लो। 2022 में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। 2023 तक आते आते हमारा टारगेट ये है कि इसको जो है अर्बन एरियाज तक पहुंचाना है, 2024 तक इसको रूरल एरियाज तक भी पहुंचा देना है, 2035 तक इसको जो है पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा देना है, ठीक है। हर ऐसा एरिया जहां पे जो आपका नेटवर्क जो है वो नहीं पहुंच सकता वहां पे 5G टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचाना है, ये जो है मेन टारगेट है 2035 तक का। उसके बाद बैंड्स आपने देख लिए 5G टेक्नोलॉजी में 3 तरीके के बैंड्स होते हैं, लो, मिड और हाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 5G में कितने बैंड्स होते हैं? 3 तरीके के, लो, मिड एंड हाई, और तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेटेंसी। बेसिकली लेटेंसी ये होता है कि आपने किसी इंसान को मैसेज किया, ठीक है, उसके पास वो जो मैसेज है कितने टाइम में पहुंचता है, ठीक है। उस चीज वो जो बीच की जो ड्यूरेशन है ना आपके यहाँ मैसेज करने से उधर पहुंचने तक की ड्यूरेशन को लेटेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो लेटेंसी होगी जितनी कम होगी उतनी जल्दी मैसेज पहुंचेगा, ठीक है, तो उतनी बड़ी आपकी स्पीड होगी। तो लेटेंसी के ऊपर जो आपको सवाल आ सकता है, मेरा पहला सवाल तो यही बन गया कि लेटेंसी किसको कहते हैं, ठीक है। तो लेटेंसी वो टाइम होता है जितना जो सेंडर है, सेंडर से रिसीवर तक के पास मैसेज पहुंचने का जो टाइम है उसको लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। तो लेटेंसी आपको क्लियर हो गया, लेटेंसी किसको कहते हैं। अब देखते हैं दोनों की लेटेंसी कितनी है। 4G के टाइम पे जब 4G आया था तो उसकी जो लेटेंसी थी, लेटेंसी रेट था उसका 10 से 100 मिली सेकेंड था, ठीक है। मिली के स्पेलिंग गलत है, MILLI, मिली सेकेंड। देन आपका 5G में जो लेटेंसी बोली जा रही है अभी इसके ऊपर जो है मतलब प्रॉपर जो इसके रिजल्ट्स जो है वो नहीं आए, लेकिन जो बोली जा रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि 4G की कितनी थी, कितनी बताई मैंने आपको, 10 से 100 मिली सेकेंड्स। जो 5G होगी उसकी लेस देन 1 मिली सेकेंड होगी, ठीक है। 5G की लेस देन 1 मिली सेकेंड होगी। उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं स्पीड के ऊपर। तो स्पीड जो थी 4G की कही जा रही थी कि वो है वो जो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड जितनी वो जो जितना उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है कि वो कितना 4G का पोटेंशियल था, वो था 100 MB पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की जो स्पीड है वो प्रोवाइड करवाएगा आपका 4G। देन 5G की कितनी है, 10 GB पर सेकेंड, ठीक है। 10 GB पर सेकेंड की जो स्पीड है वो 5G की मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और जो है इसमें आपको नोट करने वाली है। अब जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 3 बैंड्स, लेटेंसी और ये स्पीड, ठीक है, और यहां पे दोनों का डिफरेंस। इसके बैंड्स 4G के बैंड्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5G के बैंड्स याद करना। नेक्स्ट आते हैं स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन के बीच में डिफरेंस। अब देखो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है जब वो लॉन्च होती है ना तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर आया था तो उस टाइम पे क्या किया था, जो जियो वाले थे उन्होंने बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था ताकि जो है आपके जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो 4G के साथ उनको इनेबल किया जा सके। दूसरी बात, अब ये जो इसमें क्या किया जाता है कि बिल्कुल नए टावर्स जो है उनको लगाया जाता है या जो बिल्कुल नई इक्विपमेंट्स जो है उनको लगाया जाता है। तो जब 4G आया था तब जियो ने क्या किया था, बिल्कुल नया जो था इंफ्रास्ट्रक्चर जो था अब वो उसको क्रिएट किया था ताकि जो आपकी जो सिम जो है उसको 4G की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। उस चीज को कहते हैं स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा अब जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तब भी जो जियो जो है वो ये कह रही है कि हम ये जो हमने 4G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया है 4G के लिए, ठीक है, ये ऐसे मान के चलते हैं।
जियो जो कह रही है कि हम जो है ये 4G के लिए हो गया और ये हो गया 5G के लिए, तो जियो कह रहा है कि हम जो है हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो 4G वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर आपको 5G जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा दे। जियो का कहना है कि हम जो है 5G के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे, तो उस चीज को कहा जाता है स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी क्या होता है। नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप 5G, मान लो 4G के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया एक बार, अब आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा अपडेट करके उसी के थ्रू ही आप 5G जो आपकी सर्विसेज है वो 5G की सर्विसेज आप 4G वाले नेटवर्क के थ्रू ही प्रोवाइड करवा दोगे, ठीक है। तो ये होता है नॉन स्टैंड अलोन, ठीक है। जब पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जो आपको चीजें जो है अपडेट करके प्रोवाइड करवाई जाए उसको कहा जाता है नॉन स्टैंड अलोन, और जब बिल्कुल ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उसको कहा जाता है स्टैंड अलोन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब जो जियो है वो क्या करने जा रही है कि वो जो है 4G के लिए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो ऑलरेडी, अब वो 5G के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। ये तो बात हुई जियो की। अब आते हैं एयरटेल पे। एयरटेल क्या करेगी, एयरटेल ने ऑलरेडी अपना जो 4G वाला नेटवर्क है वो बनाया हुआ था, अब ये क्या करेगी, एयरटेल इसी के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी और इसी के थ्रू आपको 5G सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये जो जियो है वो वर्क करेगी स्टैंड अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये जो आपका एयरटेल है ये वर्क करेगा आपका नॉन स्टैंड अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कौन ज्यादा फायदे में रहेगा कौन नुकसान में रहेगा। जो तो यूजर्स होंगे जियो वाले, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आप बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हो ना, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली होता है आपके किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो मान लो अगर आप 5G सिम जो है आपने यूज करना चाहते हो, तो वो सिम का जो नेटवर्क आ रहा है वो आपको 5G वाले 5G इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नेटवर्क से आ रहा है, तो आपको जो स्पीड है वो बेटर मिलेगी, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए जो जियो की स्पीड होगी वो बेटर होगी देन एयरटेल, ठीक है। अब एयरटेल क्या करेगा, वो 4G वाले नेटवर्क को अपडेट करेगा और उसी के थ्रू आपको 5G सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो है सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा जब क्या कहते हैं अब बात आती है उस चीज की कि मान लो आपका जो फोन है वो 4G सिम इनेबल्ड है, ठीक है। आपके पास जो फोन है उसमें 4G की सिम जो है वो डल सकती है, तो क्या आप उस फोन में 5G की सिम जो है उसको डाल के जो है चला सकते हो या नहीं चला सकते। तो यस, आप 4G वाले फोन में 5G की जो सिम है उसको चला पाओगे। नेक्स्ट, आपके पास 5G सिम वाला मोबाइल है, तो क्या आप उसमें 4G सिम जो है वो चला सकते हो या नहीं चला सकते। तो उसके लिए भी यस, अगर आपका फोन, ये मैटर नहीं करता कि आपका फोन 4G है या 5G है, आप उसके अंदर दोनों सिम्स जो है 4G वाली भी और 5G वाली भी वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चंस जो थे ये आपके बन सकते थे। अदरवाइज ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपकी जीके के लिए है, ये उसमें नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। आपके पेपर में जो स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन वाली बात थी ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी इसके बारे में 5G सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन आएगा, और क्योंकि इसी साल लॉन्च हुआ है तो जो आपका PCS जुडिशरी का जो मेंस है वहां पे पूछा जा सकता है, और PCS जो सिविल सर्विसेज का मेंस है वहां पे पूछा जा सकता है। UPSC में भी पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाएगा, ठीक है। PCS आपका PCS सिविल्स और UPSC सिविल्स, ठीक है, दोनों में आपसे ये सवाल आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इसको मान के चल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको जो सवाल है वो आएगा ही आएगा। जब सवाल आता है तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपको लिखनी है। अगर ये स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन वाली बात भी अपने जो एग्जाम है उसमें लिखोगे तो आपका जो पेपर होगा ना वो भी स्टैंड अलोन करेगा, ठीक है, मतलब बाकियों से अलग नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये इन छोटी छोटी चीजों का जो होता है आपको जब अपनी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो इन चीजों का जो आपको ध्यान रखना होता है, और यही चीजें जो है बाद में ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आपको एक एक दो दो नंबर जो है बाकी लोगों से आगे बढ़ा देती हैं, ठीक है। मान लो हर क्वेश्चन आपको
टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन में आप बाकियों से आधा नंबर या एक नंबर जो है वो ज्यादा ले रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपने क्या किया, बाकियों से आपके जो टोटल 20 मार्क्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपकी ये जो मेरिट्स वगैरह बनती है ना, वो इसी तरीके से डिफाइन होती हैं कि एक बच्चे ने बाकी लोगों से अलग कितना लिखा था, हाँ वो चीज जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी न्यूज। ठीक है, हमने जो जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। मेंस में ये चीज जो है इसको जरूर लिखना है। उसके अलावा इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, जब भी ऐसे आता है तो ये जो आपके ये जो स्पेशली इन्होंने ये जो 2017 से हमारी ये जो 5G की जर्नी जो शुरू हुई थी, 2017 में क्या हुआ, इन सबको बुलाया गया, देन 2019, देन 2022 और इन सब के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उनको नोट डाउन करना है, सॉरी राइट डाउन करना है। उसके अलावा जो प्री में आपसे पूछा जा सकता है वो 3 चीजें ही हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो 3 चीजें ही हैं। ठीक है, हाँ एक ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो है 5G सर्विसेज में इंडिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है आपकी जियो। ठीक है, उसके अलावा ये 5G में 3 बैंड्स होते हैं, कौन कौन से, मिड, लो, मिड और हाई, कितनी फ्रीक्वेंसी वो पता होनी चाहिए, लेटेंसी पता होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो थी, सॉरी ये वाला टॉपिक जो था ये यहीं तक था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाइना के बारे में और फोकस के बारे में और IAEA के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चाइना जो रेजोल्यूशन लाया गया, चाइना ने क्या रेजोल्यूशन लाया अगेंस्ट ऑकस, ऑकस क्या चीज़ है, कहाँ पे लाया, IAEA में लेके आया, तो IAEA क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये जो ये वाली पर्टिकुलरली ये वाली जो न्यूज़ है ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ कैसा। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि इंडिया ने जो है चाइना का जो एंटी ऑकस रेजोल्यूशन है जो वो लेके आया था IAEA में, उसको जो है इंडिया ने डिफीट कर दिया। डिफीट किस तरीके से किया है, क्या रेजोल्यूशन था, ऑकस क्या है और IAEA क्या है, वो आज की हमारी क्लास में मेन टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑकस क्या है। ठीक है, तो ऑकस जो है, ऑकस के बारे में हमने पहले 2-3 क्लासेस आई थिंक बनाई हुई हैं करंट अफेयर्स में। तो ऑकस जो है एक 3 कंट्रीज जो है, ऑस्ट्रेलिया, A stands for Australia, then UK stands for United Kingdom, then US stands for USA। तो ये मिलके बनता है आपका ऑकस। ठीक है, तो इन तीनों बेसिकली काम ये है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है जो बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में वो जो बढ़ता हुआ उसका इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कंट्रोल करना या उसको रेगुलेट करना। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन कह लो या इसको तीनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन कह लो, तो ये ऑकस जो है उस वजह से बनाया गया ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे डिक्रीज हो जाए। अब चाइना को ये बात जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो चाइना इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहेगा फ्यूचर में। तो अब आते हैं, ये तो हो गया ऑकस के बारे में, अब आते हैं IAEA के बारे में। ये ऑकस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो IAEA क्या है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम ये है कि दुनिया में जहां पे भी न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, तो इसको जो है ये जो एजेंसी है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। तो इसको जो है जो दुनिया में जहां पे भी एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काम होता है, तो वहां पे इसका काम है कि कोऑपरेशन करना। ठीक है, कोऑपरेशन करना या ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है या न्यूक्लियर क्या कहते हैं रिएक्टर्स जो है उनका जो है गलत यूज ना हो वेपन्स बनाने में। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर जो है ये क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है या ये जो न्यूक्लियर एनर्जी अगर तो उसका एज ए सिर्फ एनर्जी ही यूज किया जाए तब ये एक बहुत अच्छा एनर्जी का जो सोर्स है वो साबित हो सकता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं दूसरी कंट्रीज को डराने के लिए तो उस न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रयोग है उसको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में करने लग जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है डेटरेंस की पॉलिसी बेसिकली अपनाया जा सके। डेटरेंस की पॉलिसी ये होती है कि मान लो मेरे पास कोई हथियार है, ठीक है, तो मैं अपने मेरा जो पड़ोसी है वो ऑटोमेटिकली मेरे से डरता रहेगा कि इस आदमी के पास जो है ये हथियार है, तो वो ऑटोमेटिकली डरता रहेगा, मेरे ऊपर हमला करने से डरेगा। ठीक है, अब मान लो पड़ोसी के पास भी हथियार है, ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं डेटरेंस। ठीक है, मुझे पता है पड़ोसी के पास हथियार है, पड़ोसी को पता है मेरे पास हथियार है। ठीक है, अब हम दोनों जो है मान लो हमारी दुश्मनी भी रहेगी तो हम दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से डरेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे इतना पता है कि सामने वाले के पास भी हथियार है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि अगर मैं उसको गोली चलाऊंगा तो वो भी उसके पास भी बंदूक है, वो भी मेरे ऊपर गोली चलाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं डेटरेंस की पॉलिसी
न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो डिफेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार है और उसको पता है कि दूसरे देश के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तो इसको कहते हैं डिफेंस की पॉलिसी कि ये देश जो है ये भी उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा और जो दूसरा देश है वो भी उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। ऐसी एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये जो आपका यूएसए है, ये जनरली क्या करता है कि जिस देश में भी इसको लगता है ना कि वहां पे जो है जो तेल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये वहां पे क्या करता है भेस बदल के या ऐसी बातें फेक बातें फैला के यहाँ पे जो है टेररिज्म जो है वो फैल रहा है, ये यहाँ पे जो है न्यूक्लियर क्या कहते हैं ये लोग जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने जा रहे हैं, तो वो क्या करता है ऐसे देशों के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब अपनी जो सेनाएं हैं उनको वहां पे इस्टेब्लिश कर देता है या वहां पे भेज देता है, ताकि उनके जो इनके जो रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है इनको एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। तो ये बहुत से एग्जांपल इसके आपको देखने को मिल जाएंगे अगर बहुत टाइम से आप पिछले 10-20 सालों से अगर आप थोड़ी सी जो मेन जो चीजें जो है हमेशा से न्यूज में रही है, जैसे इसका ईरान के ऊपर अटैक करना, इराक के ऊपर अटैक करना, सीरिया के ऊपर अटैक करना, तो ये सारी चीजें जो है ये आप इन चीजों ये जो इसकी जो यूएसए की जो पॉलिसी रही है इस चीज से आप रिलेट कर पाओगे कि यूएसए इन्हीं देशों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जनरली ये चीज भी आप नोट करने वाली है कि ये जनरली उसी देश के ऊपर अटैक करेगा जिस देश के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो नहीं होते, ठीक है। और ये उन देशों से पंगा लेने से हमेशा हिचकिचाता है जिन देशों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। चलो वापस आते हैं इस पे। तो आइए ये क्या था, ठीक है। तो उस सबब में देखा कि ये जो है देश में जहाँ पे भी वर्ल्ड में जहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम होता है तो ये कोऑपरेट करता है आईएईए, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1957 में ये पहली बार इस्टेब्लिश होती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वियना। वियना कहाँ पे आपका? वियना है आपका, ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया है आपका यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया, सॉरी एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी जो कैपिटल है वो है वियना। वियना के अंदर जो है इसके आईएईए के हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1957 में। अब इसके टोटल मेंबर्स हैं 170 टोटल इसके मेंबर्स हैं। अब बात आती है कि हमारे लिए ऊपर है, तो ये इंडिया इसका मेंबर है या फिर नहीं है? तो इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया कब से मेंबर है? जब से ये जो एजेंसी है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जब से इस्टेब्लिश हुई है तब से इंडिया इसका मेंबर है। तो इंडिया इसका मेंबर है 1957 से, ठीक है। दोनों चीजें हमने देखी। अब ये जो है आईएईए जो है ऑफिस भी देख लिया, आईएईए भी देख लिया। तो ये जो एक एजेंसी है, ठीक है, जो काम करती है। अब इस एजेंसी को काम करने के लिए इसको क्या करना होगा? हर साल मिलना होगा, ठीक है। तो ये हर साल क्या करती है? मीटिंग रखती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग देशों के इसके 170 जितने भी मेंबर्स हैं, इसके टोटल मेंबर्स 170 है। तो इसमें हर देश से एक या दो मेंबर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी जो जनरल मीटिंग में अपनी अपनी बातें जो है वो रखती है, ठीक है। अब इसकी जो मीटिंग हुई थी 66 जनरल कॉन्फ्रेंस होती है अभी इसी साल रिसेंटली 26 से 30 सितंबर के बीच में ये मीटिंग होती है। जनरली सितंबर के मंथ में होती है, ठीक है। तो 26 से 30 सितंबर के बीच में ये मीटिंग होती है। तो उसमें जो है चाइना भी इसका मेंबर है। तो चाइना जो है मैंने ये बताया था ना कि चाइना के अगेंस्ट है कि ऑफिस, क्योंकि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो वहां पे ना बढ़ जाए। अब चाइना को ये बात पसंद नहीं आएगी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि यूके और यूएसए ने 8 सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर जो ऑपरेटेड हो, ठीक है, मतलब उसमें जो फ्यूल डल रहा हो वो न्यूक्लियर फ्यूल डल रहा हो, तो ऐसी 8 सबमरीन्स यूके और यूएसए मिलके ऑस्ट्रेलिया को देने वाले हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ताकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इंडो पैसिफिक रीजन पे जो है नजर रख सके, ठीक है। अब न्यूक्लियर सबमरीन का क्या फायदा होता है, ठीक है। मान लो ये सबमरीन देना चाहते थे, नॉर्मल सबमरीन भी दे सकते थे, न्यूक्लियर सबमरीन ही क्यों, ठीक है। इसका ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है ना, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट ये होते हैं कि मान लो अगर एक नॉर्मल सबमरीन है ना, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, कुछ सबमरीन ऐसी होती हैं जिनको 6 महीने बाद सरफेस पे आना पड़ता है, कुछ सबमरीन ऐसी होती है जिनको 24 घंटों में एक बार जो है सरफेस पे आना पड़ता है, ताकि वो जो है रिफ्यूलिंग कर पाए या और जो दूसरी चीजें होती है अपनी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है उसको रिफ्यूल कर पाए। उस वजह से उनको जो है सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर ऑपरेटेड है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो काफी समय तक 6 महीने तक वो जो है जो अंडरग्राउंड है पानी के नीचे जो है वो रह सकती है, ठीक है। उसको इतना सरफेस पे आने की जरूरत नहीं होती जितना कंपेयर टू जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं उनको आने की जरूरत होती है। तो
अब जब ये जो सबमरीन होगी काफी टाइम तक अंडरग्राउंड रहेगी तो जो चाइना होगा उसको नहीं पता चल पाएगा कि मेरे ऊपर कोई जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अब जब सबमरीन काफी ज्यादा बड़े साइज में होती है, जब वो सरफेस पे आती है तो वो रडार में आ जाती है, ठीक है। अब जब वो रडार में आ जाती है तो दुश्मन जो कंट्री होती है उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरे आसपास जो है ये सबमरीन जो है वो घूम रही है, ठीक है। तो वो पहले ही सतर्क हो जाती है। अब न्यूक्लियर सबमरीन का फायदा ये होगा कि वो काफी टाइम तक जो है अंडरग्राउंड रहेगी और वहां से वो अपना जो काम है वो करती रहेगी, ठीक है। तो चाइना इस वजह से इसके खिलाफ था। अब चाइना जो है एक रेजोल्यूशन लेके आता है यहाँ 66 जनरल कॉन्फ्रेंस ये वहां पे वो एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि ये जो है आपका यूके और यूएसए जो है इसको जो ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर जो सबमरीन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये एक इलीगल है, मतलब ये एक तरीके से इलीगल है। ये ऐसी जो सबमरीन जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया को पता था कि चाइना जो है इस तरीके का जो रेजोल्यूशन है वो आईएपीए में लेके आएगा, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पहले से ही जो उसकी जो बाकी मेंबर कंट्रीज जो है ना ये 171 कंट्रीज, इनको जो है इंडिया ने पहले से ही सतर्क करना शुरू कर दिया कि जो चाइना इस तरीके का जो रेजोल्यूशन जो है वो लेके आने वाला है तो हमें जो है चाइना के फेवर में जो है वो वोट नहीं करना, ठीक है, हमें चाइना के अगेंस्ट वोट करना है। तो इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज को पहले ही इन्फ्लुएंस कर दिया। अब एक और चीज जो चाइना का बेसिक मुद्दा था, तो चाइना का मुद्दा था कि किसी भी तरीके से ये जो न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसको नहीं ट्रांसफर करनी चाहिए। उसके ऊपर यूएसए और यूके का कहना है, यूएसए और यूके का कहना ये है कि हम जो है सिर्फ न्यूक्लियर ऑपरेटेड सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर वेपन है उस सबमरीन में लगा के नहीं दे रहे, ठीक है। हम उनको सिर्फ एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो जो अपनी सबमरीन है उसको न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर रन कर सके, ठीक है। हम किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से हमारी जो डील है वो वैलिड है और लीगल है, ठीक है। तो यही चीज इंडिया ने बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको समझाई। जब वो राजी हो गए और चाइना को भी इस चीज का पता चल गया कि हाँ अब जो है मेरा जो रेजोल्यूशन है वो आईएपीए में पास जो है वो नहीं होगा, उस वजह से चाइना को पहले पता चल गया, तो उस वजह से उसने जो अपना रेजोल्यूशन जो था वो अंदर दिया हुआ था वहां पे आईएपीए में, उसने जो अपना रेजोल्यूशन है 2-3 दिन बाद ही वापस ले लिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से ये जो आपकी न्यूज बनती है कि इंडिया ने रिपीट कर दिया चाइना का एंटी ऑकस रेजोल्यूशन इन आईएपीए, ठीक है। इस चीज की वजह से ये यूएसए, यूके और ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है ये इंडिया की काफी सराहना कर रहा है। उसके अलावा आईएपीए जो है ये भी इंडिया की काफी सराहना कर रही है। उसके अलावा रशिया और ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना के रिलेशंस हैं वो काफी टाइम से अच्छे नहीं हैं, ठीक है। एक तो मेन रीजन तो वही है कि चाइना जो है अपनी जो धौंस जमाता है पैसिफिक रीजन में भी और धीरे धीरे हमारे इंडियन ओशन में भी वो कब्जा करने की फिराक में है, ठीक है। उसके अलावा जब आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो सबसे पहले ये जो चाइना का नाम लगा था कि चाइना में इस तरीके की ये जो है स्टडीज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, तो उसको उसका जो पर्दाफाश करने वाली जो कंपनी थी वो भी ऑस्ट्रेलियन थी, तो इन्होंने काफी चाइना के अगेंस्ट जो है यूनाइटेड नेशन में काफी चाइना के अगेंस्ट बोला था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है पहले से ही जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अगर हम जो है इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है एक अच्छा जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली कंट्री है, तो उससे जो है हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे हैं, आईएपीए में हमारे जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं, और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमारे जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं। अब आते हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये आपकी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो चीजें पूछी जा सकती है, सबसे पहले इसी के बारे में आईएपीए क्या चीज़ है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, आईएपीए। देन किस में काम करती है ये? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के कॉर्पोरेशन में काम करती है, मेन फोकस उनका यही है। कब एस्टैब्लिश हुई? 1957 में, कहाँ पे? वियना, ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके वियना में। वियना में कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इधर टोटल मेंबर्स कितने हैं ये नहीं पता होना चाहिए, नहीं पूछते। इंडिया का मेंबर है कि नहीं ये पूछ लेते हैं, तो यस इंडिया का मेंबर कब से? 1957 से। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर ये जो सबमरीन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? इतनी इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि सिर्फ 6 दुनिया में 6 ऐसी कंट्रीज जो है
जिनके पास ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये वाली है कि ये वो कंट्रीज केपेबल है कि अपनी कंट्री में बैठ के इस तरीके की जो सबमरीन है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये पता होनी चाहिए, 6 कंट्री और 6 कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, फ्रांस, रशिया, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है उसके पास भी ये टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी अपने घर पे मतलब इंडिजिनियसली वो जो है न्यूक्लियर सबमरीन बना सकती है। अब इंडिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन जो बनाने की जो तकनीक है वो किसके थ्रू आई थी? वो आई थी रशिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1987 में आईएनएस चक्रा नाम की एक सबमरीन होती है जो हम खरीदते हैं रशिया से। ठीक है, रशिया अपनी जो सबमरीन होता है उसको क्या डीकमीशन कर देता है या कह लो कि वो रिटायर कर देता है उसको, तो हम जर्मन से वो सबमरीन जो है वो खरीद लेते हैं। जब वो सबमरीन रशिया में थी तब उसका नाम था K-43 चार्ली। ठीक है, उसको इस नाम से जाना जाता था। 1987 में इंडिया उसे खरीद लेता है, उसका नाम रख दिया जाता है आईएनएस चक्रा। ठीक है, उसके बाद एक और सबमरीन खरीदी जाती है जिसका नाम होता है आईएनएस चक्रा 2। ठीक है, और जो है उसके बाद इंडिया क्या करता है इसके बाद? ठीक है, इंडिया क्या करता है आईएनएस अरिहंत जो है उसको बनाता है। ठीक है, तो ये जो है ये पहली ऐसी सबमरीन है इंडिया की जो इंडिया की अपनी धरती पे बनाई हुई है। ठीक है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज किया गया इसमें, और ये न्यूक्लियर सबमरीन है। उसके बाद ये जो है कमीशन कर दी जा चुकी है। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हम हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो सबमरीन जो होती हैं या ये जो बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनको कमीशन किया जाता है, फिर उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किया जाता है। सबसे पहले मिशन को जो है लॉन्च किया जाता है, उसके ऊपर जो है वेरियस टेस्ट जो है वो रन किए जाते हैं, फाइनली उसको कमीशन कर दिया जाता है। तो ये जो आईएनएस अरिहंत है ये कमीशन हो चुकी है। ठीक है, एक बात इंडिजिनियसली न्यूक्लियर सबमरीन है, मतलब इंडिया में बनी है। उसके अलावा एक सबमरीन और है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, ये जो है लॉन्च हो चुकी है, इसके ऊपर जो है वो जो है क्या कहते हैं टेस्ट जो है इसके ऊपर रन किए जा रहे हैं और इसको जल्दी ही कमीशन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसको कमीशन कर दिया जाएगा इसके ऊपर जो है हम जो एक और क्लास जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, आईएनएस अरिहंत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, इसको अभी कमीशन करना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी ये थी 2 ही आज हमने जो आपके ये थे करंट अफेयर्स जो थे 2 ही डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरीके से और जो करंट अफेयर्स जो है वो इसी तरीके से समझाते हैं कि और उसके साथ जो शाम को जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं वो डेली एज इट इज ही आते रहेंगे। आज की जो क्लास थी थैंक यू सो मच।